Welcome, my dear students. Now you are watching lecture number 27 of physics subject of 10 plus 1 class, and we are studying unit number 2. Topic of the video is parallelogram law of vector addition. So let us start it with definition. Okay, so dear students, this is the definition of parallelogram law of vector addition. If two vectors acting at a point can be represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the सेम पॉइंट. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं. सबसे पहले समझ लीजिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या. दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, कब, जब वो दोनों वेक्टर किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं. मतलब अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं और किसी एक पॉइंट के ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा. ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे टू वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है उन वेक्टर्स की वो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ से रिप्रेजेंट की जा सकें, तो रिजल्टेंट जो है क्या होगा, will be represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा. बट कंडीशन आती है कि डायगोनल कौन सा, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं. सो लेट अस एक्सप्लेन इट डायग्रामेटिकली. लेट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ पॉइंट and let us say at this point two vectors are acting. Let us say this is your vector A, it is acting at this point, and this is another vector B. Let these both are acting at this point O. इस पॉइंट O के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं. यू कैन से दैट कि ये कोई एक फोर्स है इस पॉइंट O को पुल कर रही है, ये कोई दूसरी फोर्स है जो पॉइंट O को इस डायरेक्शन में पुल कर रही है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा. ठीक है, अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, कैसे लगाएंगे हम लोग. हम इस केस में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं. ओके, सो कैसे यूज करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर A जिस डायरेक्शन में है इसके पैरेलल दूसरे वेक्टर के टिप से एक लाइन लगा देंगे. ठीक है, और वेक्टर B के पैरेलल दूसरे वेक्टर के टिप से लाइन लगा देंगे. ओके, तो ऐसा करने से क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट को O P Q और M कुछ नाम दे देता हूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये O P Q M जो बना ये एक पैरेललोग्राम बन गई. ठीक है, क्या बन गई, ये पैरेललोग्राम बन गई, और इसीलिए इस लॉ का नाम भी पैरेललोग्राम लॉ है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि दोनों वेक्टर देखिए इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है इस पैरेललोग्राम लॉ का डायगोनल होगा, लेकिन कौन सा, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से पास करने वाला जिस पॉइंट पर आपके वेक्टर एक्ट कर रहे हैं. बस कहने के तो ये भी इसका डायगोनल है, लेकिन ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट नहीं होगा. इसका जो रिजल्टेंट है वो इस पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल होगा. दैट मीन्स ये जो OQ वेक्टर है आपका, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर होगा. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है A और ये कोई दूसरा वेक्टर है B. ये दोनों इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं. तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के पैरेलल यहां से लाइन लगा देंगे
और इस वेक्टर के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे। मीन्स अब हम लोगों ने ये देख रहे हैं, आप लोग एक क्या बना ली, पैरेललोग्राम बना ली। ठीक है, तो इसका डायगोनल कहां से, जिस पॉइंट पर वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से हम लोग इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका डायगोनल हो गया, तो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, मतलब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा जो इक्वल टू वेक्टर आर होगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए लेट अस से वी हैव दिस इज अ वेक्टर ए एंड लेट दिस इज अ वेक्टर बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों, वेरी इजी, हम लोग इस लाइन के पैरेलल यहां से लाइन लगा देंगे और इस वेक्टर के पैरेलल यहां से लाइन लगा देंगे, और पॉइंट ऑफ एक्शन जो दोनों वेक्टर्स का है, जिस पर दोनों वेक्टर्स की टेल है, उस पॉइंट से पैरेललोग्राम का रिजल्ट डायगोनल बना देंगे, तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस से दैट एक अच्छी सी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। लेट दिस इज योर vector A and let this is your vector B. Both are acting at point, let us say point M. Let this is the point M where both vectors are acting. ठीक है, सो इसके पैरेलल यहां लगा लीजिए लाइन, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, और इसके पैरेलल यहां लगा लीजिए लाइन, यहां से मतलब इस तरह से, मतलब इन दोनों को टू साइड्स मानकर हमने एक पैरेललोग्राम बना ली। लेटर से इसका नाम एम एन ओ और पी हो गया। एम एन ओ पी एक पैरेललोग्राम बन गई, जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स एम एन वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है और एम पी जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो अब हमें इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, पॉइंट एम से पास करने वाला डायगोनल, तो ये इसका डायगोनल हो गया। तो ये जो डायगोनल है एम ओ, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। ठीक है, तो अब हमें इस आर का क्या निकालना है बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सपेंड कर देते हैं और पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर, एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज एम एन ओ पी, और इस पॉइंट को हम लोग क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, now let us say that angle between these two vectors is theta। ट्राइंगल लॉ में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ताकि वीडियो लंबा ना हो। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है जो हमें करना है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जरूर देखें, उसके बाद इसको करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। So this is theta angle between vector A and B. So this angle will also be theta, right? Now from right angle triangle MQO, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लार्जेस्ट साइड ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो एम ओ इसका हाइपोटेन्यूज मींस लॉन्गेस्ट साइड होगी। अभी वेक्टर्स में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इसकी साइड्स का नाम लिख रहे हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं एम ओ स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर।
ये पाइथागोरस थ्योरम यूज की हम लोगों ने, ठीक है, राइट। बट ये जो एम क्यू है, जैसे ट्राइंगल लॉ में हमने किया था, इसे हम लोग एम एन प्लस एन क्यू लिख लेंगे। सो यू कैन राइट इट एज इज इक्वल टू एम एन प्लस एन क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर एंड एम ओ स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया, जिसका हम अब आगे यूज करेंगे, ठीक है। नाउ जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था, ये जो एम एन साइड है आपकी, इन सभी साइड्स को अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एम ओ लिखते हैं, एम ओ। एम ओ क्या है बच्चों? एम ओ आपका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो इसे आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर मीन्स आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एम एन क्या है? एम एन। एम एन को फाइंड आउट कर लेते हैं। एम एन क्या है? ध्यान से देखिए, एम एन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, तो एम एन को क्या लिखेंगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब एन क्यू चाहिए हम लोगों को, इसे हम फाइंड आउट करेंगे, और क्यू ओ चाहिए हम लोगों को, क्यू ओ, इसे भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ, आपके सामने पहले कर चुके हैं हम लोग। नोट्स के लिए आप लोग, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, आप वहाँ से रीड करेंगे, वहाँ से स्टडी करेंगे, वहाँ से लिखेंगे आप लोग, आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आप समझने का काम कीजिए और साथ साथ में रफ कॉपी लेकर थोड़ा लिखते भी रहिए। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एन क्यू ओ, ये काम कर रहे हैं बलून किसके लिए? एन क्यू और क्यू ओ को फाइंड आउट करने के लिए। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एन क्यू ओ, इसमें आप ध्यान से देखें तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका बेस होगा, और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो पहले एन क्यू अपॉन एन ओ कर लेते हैं। एन क्यू अपॉन एन ओ, डिटेल में पता है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ थीटा होता है। तो यहां से एन क्यू कितना आ गया? एन क्यू आ गया एन ओ कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन एन ओ कितना है बच्चों? एन ओ, ध्यान से देखो, एन ओ इक्वल टू एम एन, एम पी, एन ओ इक्वल टू एम पी होगा। ये दोनों साइड्स बराबर लेंथ की है, तो एन ओ इज इक्वल टू एम पी लिखा जा सकता है। यहां लिख लेते हैं, एन ओ इज इक्वल टू एम पी। बट एम पी कितना है बच्चों? एम पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, तो यहाँ पे इसको इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख लिया, मतलब इक्वल टू बी लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब आपका एन ओ जो है वो बी के इक्वल है, मतलब आप एन क्यू को क्या लिख सकते हो? एन क्यू इज इक्वल टू बी कॉस थीटा लिख सकते हो। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्यू ओ, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यू ओ कैसे निकालेंगे? क्यू ओ अपॉन एन ओ करेंगे, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बच्चों साइन थीटा। यहां से क्यू एन कैलकुलेट कीजिए, क्यू एन इज इक्वल टू एन ओ साइन थीटा, और एन ओ अभी फाइंड आउट किया हमने, इक्वल टू बी होता है, तो यहाँ पर एन ओ का वैल्यू बी रख दीजिए, मीन्स क्यू ओ आपका बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी? एम ओ की आर आ गई जो इक्वेशन 1 है, एम एन का वैल्यू ए आ गया, एन क्यू का वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर लिया बी कॉस थीटा, और क्यू ओ का वैल्यू आपने बी साइन थीटा पुट कर लिया। टेक ऑल दीज वैल्यूज एंड पुट इन इक्वेशन 1। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एम ओ इज इक्वल टू आर, आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एम एन, एम एन क्या है? ए,
प्लस एन क्यू क्या है बच्चों, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू ओ, व्हाट इज क्यू ओ, बी साइन थीटा whole square, right? Now solve this. We have solved this in previous video also, so solution is same, so I am doing it directly. A plus b whole square, a square plus b square plus cos square theta plus 2ab cos theta plus b sin theta square, b square sin square theta, b square sin square theta, b square cos square theta common, a square plus b square into cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta, this term as it is. What is cos square theta plus sin square theta? All of you know that this will be equal to 1 and 1 into b square will become 1. So you are left with a square plus b square plus 2ab cos theta, and on left side you have r square and r square. So if you shift this r square, square of this r to the right, this will change into under root, and you get here r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta whole under root. So my dear student, this is the expression for magnitude of resultant vector r of the vector a and b acting at an angle theta. So next is the direction of resultant vector. ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हमने डिफाइन किया था. लेट अस सपोज दैट दिस इज योर वेक्टर आर एंड लेट इट मेक्स एंगल अल्फा विद वेक्टर ए. ये वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बनाता है, वेक्टर ए के साथ. तो हम इस अल्फा को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, मींस tan अल्फा फाइंड आउट करेंगे, वहां से अल्फा निकाला जा सकता है. तो कैसे करेंगे देखिए हम लोग इसे, जस्ट वेट. ये मेरे पास आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एम क्यू ओ यू विल फाइंड आउट tan अल्फा. सबको पता है tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो एम क्यू ओ ट्राइंगल में अल्फा एंगल है पॉइंट एम पर और ये 90 डिग्री एंगल है क्यू पर. तो बेस आपका एम क्यू होगा, परपेंडिकुलर आपका क्यू ओ होगा. तो इसे आप क्यू ओ अपॉन एम क्यू लिख सकते हैं, और क्यू ओ एज इट इज एम क्यू को आप लोग एम एन प्लस एन क्यू लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा, राइट. और ये सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने हैं. तो ये आई विल पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर. तो आपको क्या मिलेगा देखिए, देयरफॉर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्यू ओ. व्हाट इज क्यू ओ, लुक हियर, क्यू ओ कैलकुलेट किया है हमने, बी साइन थीटा. क्या निकाला है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई एम एन. एम एन क्या है बच्चों, ए प्लस एन क्यू क्या है बच्चों, बी कॉस थीटा. तो ये हमारे पास tan अल्फा आ गया. यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग समझेंगे ये क्या है जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है. अब ये नए हैं आप लोगों के लिए ये फॉर्मूले, सो यू कैन लीव इट हियर. यहाँ भी छोड़ सकते हैं. जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग इस बात को देखेंगे कि ये क्या हो रहा है. ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके कुछ स्पेशल केस हैं वो हम कर लेते हैं। लेट अस सी। So first case is when two vectors are acting along the same direction. Let us say that ये आपका वेक्टर A है and let us say this is your vector B. दोनों एक ही पॉइंट पर और एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, वेक्टर A एंड वेक्टर B बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो उस केस में इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है बच्चों वो 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल थीटा विल बिकम 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा देखिए, देन R इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है आपका 0 डिग्री। ये फॉर्मूला अभी ड्राइव किया हम लोगों ने, ये वाला, ये जो हमने यहाँ लिखा है ये वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। केस स्टडी कर रहे हैं जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 कितना होता है बच्चों 1 होता है। और 1 इंटू 2ab हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। और ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। क्या मतलब हुआ इसका, बहुत बड़ा मतलब हुआ इसका बच्चों, कि अगर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों, जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये होगा आपका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। मीन दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन डायरेक्शन तो मैंने अभी बताई नहीं थी आपको, तो मैंने ये पहले ही कैसे बना दी, ठीक है। तो ऑब्वियस है, जनरल अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो कि जी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम इसको प्रूव भी करेंगे। कैसे होगा देखिए, हम लोग डायरेक्शन के लिए हम लोग टेंजेंट अल्फा निकालते हैं। टेन अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी साइन थीटा, थीटा मीन्स 0 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा मीन्स 0 डिग्री। क्या बचा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बी इंटू 0 अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 0 इंटू बी 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, मतलब ये 0 हो गया। बोलने का मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री आया। अब मुझे बताओ कितना डिग्री पर टेंजेंट 0 होता है बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए। आप इसे लिख सकते हो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन 0, 0 डिग्री पर टेंजेंट 0 होता है। इसका मतलब टेन से टेन कैंसिल करते नहीं है, पर हम कर लेते हैं यहाँ पर। अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दैट मीन्स अल्फा शुड बी 0, क्योंकि अल्फा 0 डिग्री पुट करेंगे आप लोग, इक्वल टू 0 आया है बच्चों यहाँ पर। तो अगर अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है। ध्यान रखिए, जब हम 0 के साथ डिग्री लगा रहे हैं तो ये एंगल है, और जब हम यहाँ 0 लिख रहे हैं तो ये एक नंबर है। डिग्री और इसका मीनिंग समझ आइए आप लोग, ठीक है। सो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा शुड बी 0। लेकिन अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। दैट मीन्स अल्फा 0 होने का मतलब आर भी ए के डायरेक्शन में ही होगा। 0 डिग्री एंगल टू वेक्टर्स के बीच में बताता है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब आर जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो मैंने इसीलिए इसको इसकी डायरेक्शन में बना दिया था। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द केस नंबर 2।
ओके, यहाँ पर बात आती है व्हेन, सेकंड केस आता है व्हेन बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग समझते हैं, जैसे ये आपका वेक्टर ए हो गया एंड लेटर से इसी पॉइंट पर ये आपका वेक्टर बी हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। उस केस में इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है दैट विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका आर कितना हो जाएगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। जब भी आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ नया सीखते हैं जो आपको मालूम नहीं है, उसको एक कॉपी में नोट करते जाइए और उसको रोज रिवीजन लाइए और उसकी रोज लर्न भी कीजिए, ताकि जब कभी भी उसकी आपको जरूरत पड़े तो आप वहां पर आके ना फंसें। यही ट्रिक है फिजिक्स और मैथ को पढ़ने की बच्चों। ठीक है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी cos 180 का वैल्यू अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर आके फंस गए, आपको पता है हमने आगे क्या करना है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू गलत लिख दी तो आगे आप जो भी करेंगे वो सारा गलत हो जाएगा। तो एक कॉपी लगाइए, फॉर्मूला कॉपी नाम दीजिए उसको, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिखिए और उसमें लिख दीजिए cos 180 = -1 होता है। ऐसे ऐसे आपको जब कहीं भी नया फॉर्मूला कहीं भी मिलता है उसको उस कॉपी में लिखते जाइए बस। ठीक है, और उनको लर्न भी करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। तो आगे चलते हैं, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, इसको माइनस बना देगा, तो ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस यहाँ चला गया तो ये -2ab हो गया बच्चों, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ये a माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, अब एक बात आपने यहाँ सीखी होगी कि जब हम लोग स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करते हैं तो टर्म प्लस और माइनस में आती है, लेकिन यहाँ पे हम केवल प्लस ले रहे हैं। क्यों प्लस ले रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग इसे प्लस लेते हैं। इसका मतलब अगर दो वेक्टर ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होता है। इसका मतलब ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड है वो हमें कम करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ इतना रह जाएगा। मीन्स ये ए वेक्टर जो लार्जर वेक्टर है उसमें से हमें इतना घटाना पड़ेगा। मान लीजिए पूरा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया तो इसमें से -b करना पड़ेगा, तो इतना हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बच गया। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन राइट होगी या लेफ्ट होगी। उसके लिए हमें टेंजेंट अल्फा निकालना पड़ेगा। टेंजेंट अल्फा क्या होता है बच्चों, b sin थीटा। थीटा कितना, 180 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा कितना, 180। अगेन याद रख लीजिए कॉस साइन 180 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा फिर से आपको 0 मिलेगा। अब tan अल्फा आपको 0 मिलता है तो यहां से अल्फा 0 डिग्री आ गया। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब अल्फा एंगल है R और A के बीच में, अल्फा एंगल है R और A के बीच में, ये 0 हो गया, मतलब R A की डायरेक्शन में होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन सेम यही रहेगी जो वेक्टर A की थी। ठीक है, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, कुछ बुक्स में अल्फा को 0 डिग्री या 180 डिग्री भी लिखा जाता है, और क्योंकि टेंजेंट 180 भी 0 होता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर
ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों फिगर्स में इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले वाली फिगर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दूसरी फिगर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो बी की डायरेक्शन में होगा। तो आपका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी दिस वन, दिस विल बी योर आर वेक्टर। एंड नाउ अगर आप इसका वेक्टर ए से एंगल निकालेंगे तो वो आपका 180 आएगा। यहाँ पर जो अल्फा है आपका वो 180 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जब टू वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर होता है और डायरेक्शन उस वेक्टर की तरफ होती है, उस वेक्टर से सेम होती है जो लार्जर मैग्नीट्यूड का होता है। जो किसका होता है? लार्जर मैग्नीट्यूड का होता है। सो लेट अस टेक नाउ द लास्ट केस ऑफ दिस। Okay, so next is the when two vectors are acting perpendicular to each other. This is vector A and let this is your vector B. दोनों एक ही पॉइंट पर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा तो बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो थीटा यहाँ पे 90 है और cos 90 बच्चों 0 होता है और 0 इंटू समथिंग प्लस 0 हो जाएगा और ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर्स को खत्म मत कर देना, कुछ कर देते हैं एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा। और जब हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो टेंजेंट अल्फा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन बी साइन थीटा 90 डिग्री होता है अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। साइन 90 जो है बच्चों वो 1 होता है अपॉन ए प्लस बी कॉस 90 0 होता है। 0 इंटू बी 0 हो गया और आपके पास बी अपॉन ए रह गया, मतलब tan अल्फा बी अपॉन ए आ गया। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी, right? So tangent alpha is equal to b upon a. Now one sub case become here of very much importance. If magnitude of a vector is equal to magnitude of vector b, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाता है तो उस केस में टेंजेंट अल्फा कितना बन जाता है? b और a दोनों बराबर हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू 1 आ जाएगा। और tan अल्फा 1 कब होता है? 45 डिग्री पे होता है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। कब? जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ऑल लॉज वी हैव डिस्कस्ड हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके। सो न्यूमेरिकल्स करने से पहले इनको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।